ठीक है, तो हम केस सेंसिटिव और यूनिकोड को टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने एक ब्लैंक फाइल बनाई है अभी, इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम में। नोटपैड पे ये फाइल खोल दी है। अब देखना है कि सच में जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है कि नहीं और यूनिकोड होती है कि नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यहाँ HTML लिख लेता हूँ, HTML को क्लोज कर लेता हूँ। अभी आखिरी बार लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा इसको, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए इतनी देर में, और अब आप खुद लिखेंगे तब आपको खुद याद होगा। ठीक, मैं अभी के लिए इसमें एक स्क्रिप्ट टैग डाल दे रहा हूँ। ठीक, जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं यूज करूंगा, पर अब यही फॉर्मेट सब जगह यूज करने वाले हैं। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये किसको टेम्प कर देते हैं, इसी से बना लेंगे अब सारी कॉपीज जो भी हमें यूज करना होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या करना है। इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, सोर्स नहीं देंगे कुछ, यहीं लिखेंगे स्क्रिप्ट इसके बीच में, और देखेंगे कि सच में काम करती है कि नहीं करती है। ठीक, मैंने कहा ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने कहा लेट, वेयर लिख रहा था, अब लेट लिख रहा हूं, क्या है अभी आएंगे इस पे। लेट x इज इक्वल टू 5, लेट x इज इक्वल टू 7। अभी पता चल जाएगा केस सेंसिटिव है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। x इज इक्वल टू स्मॉल वाला x प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X। अगर केस सेंसिटिव नहीं होगी तो ये वेरिएबल ऊपर वाले वेरिएबल को रिप्लेस कर देगा। चलते हैं, डेवलपर मोड खोल लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है स्मॉल x इज इक्वल टू 5, कैपिटल X इज इक्वल टू 7, जिससे ये प्रूव हो गया कि यस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है वेरिएबल। चलिए देखते हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है जी, और जावा स्क्रिप्ट आइडेंटिफायर, जो आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो वेरिएबल आइडेंटिफायर बोल रहा है, तो जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने लिखा लेट x, तो x अब एक आइडेंटिफायर है आपके लिए। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट आइडेंटिफायर मतलब उसका जो नाम है मस्ट बी स्टार्ट विथ अ लेटर, मतलब ABCD अंडरस्कोर और $, इन्हीं 3 से स्टार्ट हो सकता है। जो डिजिट है वो बाद में आप लिख सकते हैं, बट पहले नहीं लिख सकते, मतलब 0x नहीं लिख सकते हैं, x0 लिख सकते हैं। 3 तरीके के हैं, एक तो वेर से डिक्लेयर करते हैं, जो पुराना तरीका था अब हमने छोड़ दिया है, बाकी लेट और कॉन्स्ट बचे हमारे पास। तो वेर से क्या होता है, डिक्लेयर्स अ वेरिएबल ऑप्शनली इनिशियलाइज इट टू अ वैल्यू, मतलब जब डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जो कि हम करके इतनी देर से देख ही रहे हैं। लेट डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक, ऑप्शनली इनिशियलाइज इट, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑप्शनली इनिशियलाइज इट, साथ में यहाँ लिखा है ब्लॉक स्कोप और लोकल वेरिएबल, यहाँ लिखा है ब्लॉक स्कोप एंड रीड ओनली। तो अब ये क्या माजरा है समझते हैं। अगर एक ब्लॉक है आपके पास और आपने यहाँ लिखा वेर ए, तो वेर ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को मानेगा कि मैं हर जगह हूं। इसी वजह से हमने इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया, ताकि इस चीज से आजादी मिले हमें। पहले जावास्क्रिप्ट बहुत लीनियंट थी, कुछ भी लिखो कुछ भी करो चलती रहती थी। धीरे धीरे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ECMAScript बोलते हैं। तो अपडेट होते होते यहाँ तक आ गई है कि अब स्ट्रिक्ट मोड्स हैं, उन्हीं में हमें सच में उन्हीं में काम करना पड़ता है, तो आदत भी अच्छी बनाएंगे। लेट जो है ये ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब अगर एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मतलब ओपनिंग करली ब्रैकेट और
क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अगर आपने इसके अंदर एक लेट से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये इसके अंदर ही चलेगा। जैसे ही आप ब्लॉक के बाहर आएंगे इसका स्कोप खत्म, ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्स्ट और लेट दोनों ही ब्लॉक स्कोप है, दोनों ही ब्लॉक स्कोप है। यानी जैसे लेट इसके बाहर नहीं आएगा वैसे कॉन्स्ट भी इसके बाहर नहीं आएगा। बट कॉन्स्ट जो है वो रीड ओनली है, यानी कॉन्स्ट में आपने अगर कोई वैल्यू दे दी, कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तब x की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और लेट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो लेट वेरिएबल की तरह यूज होता है, सिर्फ फर्क ये है कि ये एक ब्लॉक स्कोप है, और कॉन्स्ट जब किसी वेरिएबल को ऐसा डिक्लेयर करना है कि उसकी वैल्यू ना चेंज हो तो वहां पे इस्तेमाल होता है। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। वेरिएबल होस्टिंग, ठीक, ये सारी चीजें वहीं पे कमिट कर दूंगा मैं, जहां पे मैं छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ये रखूंगा, ताकि आपको ये सारी चीजें एक साथ एक जगह पे मिल जाए। तो सेव कर देता हूँ। क्लास 1 के अंदर ग्रामर है, ग्रामर है, और ये ग्रामर के अंदर मैं यहाँ पे इसको भी ग्रामर नाम से ही रख दे रहा हूँ। वेरिएबल होस्टिंग, देखते हैं क्या है वेरिएबल होस्टिंग। केस सेंसिटिव वाला हो गया हमारा, हम इसी से एक बना लेते हैं वेरिएबल होस्टिंग नाम से। देखते यहाँ पे आपको वेर लेट में फर्क समझ में आएगा। ओपन कर लेते हैं पहले की तरह। और यहाँ पे जो कुछ लिखा था इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ ये लिख रहा हूँ। लिख ये कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा टाइम बच जाए। रहने देता हूँ, कमेंट पे नहीं हटाता हूँ, काम आएंगे आपके। तो वेर ए क्या होगा, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको कोई वैल्यू नहीं दी, उसको डिफाइन नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दी का मतलब कि उसको डिफाइन नहीं किया, तो जावा स्क्रिप्ट में उसकी जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइन होती है। ठीक, मतलब अगर आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको कोई वैल्यू नहीं दिया तो वो अनडिफाइंड है। अगर आपने कहा कंसोल लॉग और इसको प्रिंट करने की कोशिश किया, ये क्या प्रिंट करके देगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर आपने कहा कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ बी इज, अब मसला ये है कि जब प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ आता है रीड होते हुए, ये बात तो हम सब समझते हैं अब, ठीक, लेफ्ट टू राइट, एक लाइन लेफ्ट टू राइट रीड होती है, और डॉक्यूमेंट जो है ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से आएगा नीचे, फिर इधर लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, वेर ए देखेगा, ठीक है, वेर ए मिल गया, आपने उसको वैल्यू नहीं दिया था। फिर ये इधर से आगे बढ़ेगा 12वें लाइन पे, लाइन नंबर 12 पे, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज ए। तो अब यहाँ पे हमें पता था कि भैया अनडिफाइन है, तो यहाँ अनडिफाइन आ गया। ये वाली बात तो समझ में आई, ऊपर वाली ये वाली बात तो समझ में आ गई। बट यहाँ क्या हुआ कि वो आगे आया, इस लाइन पे आया, फिर आगे आया इस लाइन नंबर 14 पे, और आके इसने कहा कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ बी इज बी। यहाँ पे तो एरर आनी चाहिए थी ना, एरर इसलिए क्योंकि भैया ये हमसे कहता ना कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि बी क्या है, इसको हमसे कहना चाहिए कि मैं जानता ही नहीं हूं कि बी क्या है। ये अनडिफाइन कहने का क्या मतलब है, अनडिफाइन कहने का तो ये मतलब है कि ये वेर बी जो है ये इसने पढ़ लिया है। भाई अगर ना पढ़ा होता, वेर बी ना पढ़ा होता तो ये एरर देता। अगर ये कह रहा अनडिफाइन है तो इसका मतलब कि ये जानता है कि वेर बी लिखा हुआ है। ठीक, नीचे आते हैं, अभी आता हूं कि क्या हुआ है। कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ सी इज सी,
यहाँ पे ये कह रहा है कि रेफरेंस एरर आएगी, कहेगा कि भैया हमको नहीं पता कि सी क्या है, मतलब सी किसको पॉइंट कर रहा है, कौन है सी, हम नहीं जानते। ठीक ठीक है ना, क्योंकि सी कहीं पे है ही नहीं है इसमें कोड में, भाई यहाँ पे लिखा होता वेयर सी तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, नहीं लिखा था तो इसने एरर दिया, वही एरर तो मैं यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्यों, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्यों, जब यहाँ सी पे एरर दे रहा है तो यहाँ बी पे भी देना चाहिए था, क्योंकि डिक्लेयर तो हमने बाद में किया है। लेट वाली कंडीशन में आते हैं, हमने कहा लेट एक्स, हमें पता है कि वैल्यू नहीं दी तो अनडिफाइन होगी, इसने प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, अनडिफाइन। ठीक है, ये वाली बात हम समझ चुके हैं। नीचे आया और कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ वाई इज वाई, और नीचे लेट वाई किया है। तो अगर हम जो यहाँ देख के आए हैं ऊपर, अगर जो हम दो चीजें हैं हमारे पास, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है, जिन दोनों में हम बात करेंगे। ठीक, ये एक्स वाला एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेर ए वाला और लेट एक्स वाला क्लियर है, ऊपर डिक्लेयर किया है वैल्यू नहीं दी अनडिफाइन है, डिक्लेयर किया वैल्यू नहीं दी अनडिफाइन है। ये सी वाले पे एरर आना ये भी क्लियर है, भाई जब लिखा ही नहीं है कहीं पे सी तो एरर तो देगा ही ना। अगर ऊपर आपने वेर सी लेट सी कुछ लिखा होता तो काम कर जाता। जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पे लगा हुआ है कि क्यों, क्योंकि जब यहाँ पहुंचे और हमने कहा कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ वाई इज वाई, तो इसने वापस से वही रेफरेंस एरर दिया जो यहाँ सी पे दिया था। तो मैंने कहा बात तो सही है, जब ये लाइन नंबर 23 पे था तो इसने जब यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट किया होगा तो कंपाइलर ने इससे कहा ना कि भाई y कौन है, मैं नहीं जानता, क्योंकि y को तो तब जानेगा ना जब ये अगली लाइन में पहुंचेगा। तो ये इंटरप्रेट होती है, यहाँ पहुंची y मिला ही नहीं, इसको पहले ही आपने चला दिया, यहाँ पे x मिल गया था तो ठीक था, यहाँ y नहीं मिला। तो ये भी बात मुझे समझ में आ रही कि सही है, अगर y नहीं है अगली लाइन में ना है, ये लेट y को आप ऊपर रख दीजिए, लाइन नंबर 22 पे रख दीजिए उठा के, तो एरर नहीं देगा। फिर यहाँ पे ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, ये क्वेश्चन था। तो जब इस क्वेश्चन का जवाब की बात आती है तो कहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जो ये वेर था, वेरिएबल्स थे, ये होस्ट होते थे, इनकी होस्टिंग होती थी। क्या होता था, उठ के ये पेज के टॉप पे चले जाते थे, यानी सबसे ऊपर ये सारे वेरिएबल उठ के चले जाएंगे, वेर ए यहाँ है, उसके बाद वेर बी आ जाएगा, और उसके बाद से ये लाइन लिखी होगी, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन। तो जब हम इस लाइन पे पहुंचते हैं तो ये वेर वाले वेरिएबल उठ के ऊपर चले गए होते हैं, तो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि वेर बी लिखा हुआ इसको दिख रहा है। लेकिन जब हम आगे बढ़े हमने कहा ये चीज सही नहीं थी, इसलिए जब लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुए तो लेट में होस्टिंग नहीं होती है, तो लेट वाला वेरिएबल उठ के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब आपने लेट लिखा है तो आपको यहाँ एरर मिलेगी, जब आप वेर लिखेंगे वेर वाला उठ के ऊपर चला जाएगा वेरिएबल, तो आपको वहां पे एरर नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। चला के देखते हैं क्या सही समझ में आ रहा है या गलत समझ में आ रहा है। The value of A is undefined, the value of B is undefined, उसके बाद से एरर आ गई है। C वाले पे रेफरेंस C is not defined। चलते हैं, वैल्यू ऑफ A is undefined, वैल्यू ऑफ B is undefined, और C पे एक एरर आ गई है, मैं C को कमेंट कर रहा हूं ताकि हम आगे बढ़ सकें। वैल्यू ऑफ X is undefined, वैल्यू ऑफ X is undefined सही है क्योंकि हमने भाई कोई वैल्यू दी नहीं है। Y पे फिर से एरर आ गई क्योंकि हमें ये बात पता है कि लेट y जहां लिखा है वहीं रहेगा, उठ के ऊपर नहीं आएगा। एकदम क्लियर थी ये बात हमें, तो ठीक थे हम, ये समझ में आ गया कि ये वैर भी जो है, ये वैर भी उठ के यहाँ से एकदम टॉप पे चला जाएगा, जहां तक ऊपर अपने मतलब स्क्रिप्ट में जहां तक उसको जगह मिलेगी वहां तक चला जाएगा। फंक्शन के अंदर होता तो फंक्शन तक ही जाता, उठ के यहाँ आ जाएगा और इसको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा, ये ऐसा ही महसूस करेगा कि वहीं लिखा है, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो वेर और लेट में एक और डिफरेंस देख लिया हमने, इनमें एक और डिफरेंस था, ब्लॉक स्कोप वाली बातें तो हमने पढ़ी है, देखेंगे, ये एक डिफरेंस हमने देख लिया कि ऐसा भी होता है। ठीक, अब एक और चीज देखते हैं, साथ में देखते चलते हैं, बहुत अच्छे से समझते चलते हैं इस बात को।
अगर यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई पी कर देता हूँ, पी इज पी, और यहाँ पी इज इक्वल टू 7 कर दिया। और एक और बार लिख रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यू कर दिया, इस क्यू को यहां लिख दिया। ये जितना पढ़ा है सब सिर्फ इसी बात को समझने के लिए पढ़ा था। मैं इसको चलाने जा रहा हूं। वैल्यू ऑफ पी इज 7 और वैल्यू ऑफ की इज अनडिफाइंड है, जबकि हम कह रहे थे वेरिएबल की फास्टिंग हो जाती है। तो वेरिएबल की अगर फास्टिंग हो गई थी तो वेर क्यू इज इक्वल टू 7 था, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 7 आना चाहिए था। तो ये क्या हुआ, क्यू अनडिफाइंड क्यों है भाई, बी अनडिफाइंड था, समझ में आया, कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई थी। ये क्यू क्यों अनडिफाइंड है, तो अब बात ये है कि ये जो कन्वर्ट होता है सिर्फ वेरिएबल की होस्टिंग होती है, उसके वैल्यू डिफाइन करने की होस्टिंग नहीं होती है। तो सिर्फ इतना होगा कि ये वैर क्यू उठ करके ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और नीचे ये जो क्यू इज इक्वल टू 7 है वो यही रह जाएगा। तो इसको क्यू मिलेगा तो एरर नहीं देगा, बट सिर्फ क्यू मिलेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू वही है जहां पे आपने उसको इनिशियलाइज किया है। इसलिए वैर क्यू इज इक्वल टू 7 में सिर्फ ये वैर क्यू की होस्टिंग होगी तो क्यू अनडिफाइंड आ जाएगा। इसको चेंज कर देता हूँ, पी इज 7 कर देता हूँ और यहाँ क्यू इज अनडिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यू क्यों अनडिफाइंड है। ठीक, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर है। हम चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। अगला टॉपिक है वेरिएबल का स्कोप। ठीक, हमें देखना है कि वेरिएबल के स्कोप से क्या कहना चाहता है ये हमसे। वेरिएबल स्कोप, फाइल ओपन कर लिया, फाइल को नोटपैड में एडिट मोड में खोल लेते हैं, चलते हैं। ये स्क्रिप्ट है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर इफ ट्रू है यानी कि जब भी पहुंचेंगे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। चलिए, यहाँ 5 प्रिंट हो गया है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल एक्स डिक्लेयर्ड है वो एक स्कोप के अंदर है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इस स्कोप के बाहर ये जो कंसोल लॉग लिखा है ये बाहर के स्कोप में है, अंदर वाले स्कोप में नहीं है। कुछ ऐसा समझिए ना कि एक बड़ा सा डब्बा है, यहाँ पे आपने कंसोल लॉक किया और एक छोटे डब्बे के अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल को कुछ वैल्यू दी हुई है। तो वेर क्या है, इसका कोई स्कोप नहीं होता, ये स्कोप के बाहर भी आ जाता है। ठीक, यही मैंने पहले कहा था कि इसका कोई स्कोप नहीं होता। अगर ये लेट होता तो क्या होता, देखते हैं। यही चीज कॉपी कर लेता हूँ, यही नीचे प्रिंट कर देता हूँ, 1 सेकंड में पता चल जाएगा। लेट y इज इक्वल टू 5 और मैं इस y को प्रिंट कर देता हूँ, तो क्या होगा, क्या y की वैल्यू भी 5 आएगी क्या? अगर स्कोप नहीं होगा तो बिल्कुल, मतलब स्कोप नहीं होगा तो बिल्कुल आ जाएगी। एरर दिया, रेफरेंस एरर का मतलब है कि वेरिएबल नहीं मिल रहा है, y इज नॉट डिफाइंड। कॉपी कर लेता हूं, यहां से यहीं पे पेस्ट कर देता हूं, अनकॉट रेफरेंस एरर, y इज नॉट डिफाइंड, जबकि y डिफाइंड है, लेकिन y अपने स्कोप के अंदर डिफाइंड है। ये ओपनिंग ब्रेसेस और ये क्लोजिंग ब्रेसेस के बाहर इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अंदर आप कंसोल लॉग y करेंगे तो काम करेगा, यहाँ पे अगर करेंगे तो काम करेगा, बाहर करेंगे तो नहीं काम करेगा। अगर मैं इसी को यहाँ अंदर रख दूं तो अंदर वाला y आएगा, बाहर वाला नहीं आएगा।
ठीक, यही था स्कोप की बात जो हमने की थी, वो यही बात थी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ये भी सारा चीजें रखी देता हूँ इसको ला करके। वेरिएबल स्कोप पढ़ चुके, वेरिएबल होस्टिंग पढ़ चुके, वेरिएबल स्कोप पढ़ चुके, वेरिएबल होस्टिंग पढ़ चुके। अब देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हमसे क्या कह रहा है। द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज विंडोज, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो विंडोज ऑब्जेक्ट होता है। सो यू कैन सेट द एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल यूजिंग विंडोज डॉट वेरिएबल सिंटेक्स। क्या कह गया, चलिए करके देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, ये मुझसे ये कह रहा है कि मैं ऐसे लिखूं कि भैया विंडोज डॉट एक्स इज इक्वल टू 6, और अब मैं इसको प्रिंट कर दूं। सॉरी, विंडोज नहीं है, विंडो है, विंडो डॉट, विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्लोबल वेरिएबल का नाम ये रहा। चलिए देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कह रहा है और होगा नहीं। 6 प्रिंट हो गया, यानी कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं विंडोज डॉट एक्स मैंने करा, ये बात तो मुझे समझ में आई, बट अगर मैं सिंपल सा ऐसे कुछ लिखता हूं, वह y इज इक्वल टू 6, और मैं यहाँ पे विंडोज डॉट वाई प्रिंट करूं, तो क्या ये काम करेगा? मेरे दिमाग में तो देखिए क्वेश्चन आता है, चला करके देखता हूँ, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। ये काम कर गया, यानी कि जब आप यहाँ बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो विंडो के अंदर ही हो रहा है। ये जो आप, जब तक आपने अपना करली ब्रैकेट नहीं लगाया तब तक आप विंडो जो मेन इन्वायरमेंट है उसके ही अंदर हैं। अगर ऐसी बात है, मैं एक और कंसोल लॉक कर लेता हूं। विंडो डॉट जेड, मैंने कहा क्या लेट के साथ भी ऐसा होगा क्या? मैंने कहा क्या मैं लेट के साथ भी ऐसा कर सकता हूं? इसने कहा अनडिफाइंड, मतलब लेट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वेर के साथ कर सकते हैं। ये भी लेट और वेर में आपको फर्क समझ में आ गया है। ठीक, चलिए और चलते हैं आगे। फंक्शन होस्टिंग, बेहतरीन। वेरिएबल होस्टिंग देख करके ही आए हैं हम, तो अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है फंक्शन होस्टिंग का। एग्जाम्पल तो वहां पढ़ा ही हुआ है, मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ये सब वो तो मैं आपको कोड तो पूरा दे ही दूंगा। ठीक, यहाँ टॉपिक लिख लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंक्शन होस्टिंग चलते हैं, फाइल बनाते हैं एक और। इसको बंद कर देता हूँ जो खुली हुई है विंडोज, फंक्शन होस्टिंग को गूगल क्रोम में स्टार्ट कर लेता हूँ।
एडिट कर लेता हूं। देखते हैं कि क्या कह रहा है, हमसे क्या करना है और फंक्शन होस्टिंग होती है या नहीं होती है। वो जरूरी थोड़ी है कि जो ये कह रहा है सारी चीजें चली जाएं, लेकिन ये फंक्शन होस्टिंग वगैरह ये सब तो ब्राउजर का ही काम है। हर चीज ब्राउजर पे, अगर जावास्क्रिप्ट आपसे कहेगी कि भाई जावास्क्रिप्ट में आप फाइल एक्सेस कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं, फाइल राइट कर सकते हैं, और आप शुरू हो जाएंगे कि हम तो ब्राउजर पर यही खोलूंगा स्क्रिप्ट में और मैं यही फाइल का मॉड्यूल उठा लूं और फाइल राइट करने लगूं, नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात याद रखना है, भूलिएगा मत कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर साइड फ्रंट एंड पे भी चल रही है, सर्वर साइड नोड.जेएस भी चल रही है। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ सर्वर साइड पे होंगे और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ ब्राउजर साइड पे होंगे। ठीक, जैसे HTML का हम ये क्वेरी सेलेक्टर जो यूज कर रहे हैं, ये क्वेरी सेलेक्टर नोड.जेएस में नहीं चलेगा क्योंकि वहां HTML मॉड्यूल्स नहीं है। वैसे ही फाइल सिस्टम का जो भी मॉड्यूल है वो यहाँ ब्राउजर पे नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से फीचर हैं जो अलग अलग जगह चलते हैं। ये सब वक्त के साथ समझ में आएगा, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। चलिए, इसने कहा एक फंक्शन बनाया है, मान लेते XYZ बनाया है, और यहाँ पर इसने इसमें लिख दिया। ठीक, अब हमने क्या करा कि एक और फंक्शन बनाया। ठीक, और यहाँ लिख दिया PQR। मसला ये है कि देखिए ये ट्रेडिशनल फंक्शन था, जैसे कि पहले वैर चलता था फिर हम लेट लेके आए, चीजें बदली गई, वैसे ही ये ट्रेडिशनल फंक्शन था। देख रहे हैं, डिक्लेयर नीचे किया है और कॉल ऊपर किया है। होता क्या है फंक्शन होस्टिंग के केस में, पूरा का पूरा ये फंक्शन उठ करके ऊपर चला जाता है, पूरा का पूरा फंक्शन उठ करके ऊपर चला जाता है। जितने फंक्शन आपने ऐसे लिखे होंगे, जैसे वेरिएबल ऊपर गए हैं, पहले वो वेरिएबल जाएंगे, उनके नीचे ये सारे फंक्शन चले जाएंगे। ठीक, बट अगर आप सिंटेक्स चेंज कर देंगे और एक एनोनिमस फंक्शन बना लेंगे, सिंटेक्स चेंज कर दिया, ऐसे जावास्क्रिप्ट में ऐसे भी फंक्शन बना सकते हैं कि आप एक एनोनिमस फंक्शन बनाइए और उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन कर दीजिए। अब आप ऐसा फील करेंगे बाकी सारा काम तो ये PQR ऐसे करेगा जैसे ये फंक्शन करेगा, एकदम डिक्टो काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब होस्टिंग की बात आती है, ये वाला फंक्शन होस्ट हो जाएगा, ये वाला एनोनिमस फंक्शन है ना, इसलिए ये होस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये PQR रियल में फंक्शन नहीं है। PQR रियल में फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए एक रेफरेंस है। ठीक, ये क्या है, इस फंक्शन के लिए एक रेफरेंस। ठीक, चला के देखते क्या सही बात है कि भाई नॉर्मल फंक्शन होस्ट होता है और ये वाले फंक्शन होस्टिंग नहीं होती। चलते हैं करके देखते हैं। XYZ आ गया और अनकॉट टाइप एरर PQR इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो वेर PQI है ये होस्ट हो गया होगा यहाँ पे, ये होस्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बची उसकी डेफिनेशन जो हम पढ़ करके आए हैं अभी। अब क्या हुआ, ये PQR की जो वैल्यू है ये तो है अनडिफाइंड और वो भी वेरिएबल। इसका जो टाइप है अभी, टाइप जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप है, मतलब आप किसी का भी डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो ये PQR जो है ये क्या था, ये फंक्शन नहीं था, सिंपल सा एक वेरिएबल था, इसीलिए इसने एरर दिया भैया ये PQR है, ये फंक्शन नहीं है। जब इसने ये एरर दे दी, अगर उसके आगे बढ़ता तो इसको पता चलता कि अरे इसको तो फंक्शन बना दिया है। ये वाली होस्टिंग हम अभी पढ़ करके आए हैं और हमने अभी जस्ट ये चीज देखा है, तो ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स क्या है? एक काम करता हूँ, कांस्टेंट को ऊपर रख देता हूँ वेरिएबल के साथ, यही रख देता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्या चीज है, कहाँ से आई है।
जो खुली हुई है फाइल उसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ये कांस्टेंट को मैं ओपन विथ गूगल क्रोम कर ले रहा हूँ और इस कांस्टेंट को मैं एडिट कर ले रहा हूँ। अब मसला ये था मेरे साथ कि अगर मैं यहां लिखता हूं लेट, मान लेते हैं टैक्स इज इक्वल टू 5% था, मैंने 5 लिख दिया, ठीक, और आगे मैं कुछ कैलकुलेशन करने जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेट फाइनल अमाउंट 200 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया मैंने, और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग फाइनल अमाउंट कर दूंगा। तो चलिए देखता हूं होता है कि नहीं होता है। इसने कहा 10, मैंने कहा ठीक है भैया, यानी कि 200 का 5% जो है वो 10 है। आ गया था, बेहतरीन मेरा कैलकुलेटर चल रहा था, तब तक किसी ने यहाँ बीच में छेड़खानी कर दी और कहा भैया टैक्स जो है उसको मैं 15 कर दे रहा हूँ, जबरदस्ती। अब मसला ये कि कोड बहुत बड़ा लिखा जाता है, मतलब ये कोड कहीं एक डेवलपर टीम अलग काम कर रही है, ये कोड कहीं बहुत दूर पड़ा हुआ है, बीच में कोई किसी और फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है, उससे धोखे से ये चेंज हो गया। ठीक, अब क्या होगा? मैंने कहा ठीक है चलो रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ 10 आ गया, वैल्यू बदल गई। आप जब भी ऐसा चाहिए कि जो वैल्यू मैंने डिक्लेयर किया है उसको कोई चेंज ना कर सके, तो आप कॉन्स्ट लिखिए। मैंने कॉन्स्ट लिखा और इसने एरर दे दी, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक, ये एरर दे दी कि कॉन्स्ट वेरिएबल में असाइनमेंट नहीं हो सकता है। अब आप यानी कि एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी वो कांस्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप वेरिएबल को कांस्टेंट बना दीजिए ताकि कोई उसकी वैल्यू चेंज ना कर पाए। अब धोखे से भी कहीं पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी।